Bismillahirrahmanirrahim. Today we will solve the past papers of O levels physics and the topic is refraction. अगर आप ये पेपर सॉल्व कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आ सकता जो आप सॉल्व ना कर पाएँ ओ लेवल्स के एग्ज़ाम में. सो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि a ray of light passes through a length of curved optical fiber. Draw a diagram showing the fiber and the path of the ray of light. यानी फाइबर ऑप्टिक्स बनानी है, फाइबर ऑप्टिक बनाएंगे और उसमें रे को आपने मेंशन करना है कि रेस कहाँ पर और कैसे ट्रैवल कर रही हैं और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है. तो उसमें हमारे पास एक कर्व लाइन बना लें, एक कर्व फाइबर ऑप्टिकल फाइबर बना लें. ठीक है, सपोज़ ये ऑप्टिकल फाइबर है. ठीक है, इसमें लाइट एक तरफ सेंटर हो रही है, सपोज़ लेफ़्ट साइड सेंटर हो रही है और यहाँ पर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी. अगेन जब वो बाउंड्री से टकराएगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी अगेन और ये एमिट आउट हो जाएगी. अच्छा, जो चीज़ आपने ड्रॉ करनी है वो ये है कि आपने लाजमी यहाँ पर नॉर्मल ज़रूर ड्रॉ करना है. तो नॉर्मल आपने ड्रॉ करना है ताकि उसे पता हो कि नॉर्मल से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो बराबर है, थीटा आई थीटा आर के बराबर है. ठीक है. देन दूसरे क्वेश्चन में उसके सेकंड पार्ट में कह रहे हैं डिस्क्राइब वन यूज़ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इन मेडिसिन यू मे ड्रॉ अ डायग्राम. तो मेडिसिन में बेटा ये यूज़ होता है किसके लिए? एंडोस्कोप के लिए, क्योंकि इसमें लाइट दोनों तरफ से एंटर और लीव कर सकती है. तो हम इसको एज ए कैमरा यूज़ करते हैं और फिर कैंसरियस सेल को किल करने के लिए भी. क्यों? क्योंकि इसके थ्रू हीट भी पास हो सकती है लाइट के साथ या दूसरी रेडिएशंस. तो हम इसको थ्रू ऑप्टिकल फाइबर द light ray goes on both ways into or out of the body, so it used as source of light and as camera. Also for example in endoscope we use optical fiber and to kill cancerous cells by applying heat through optical fiber. ठीक है. Then इसके बी पार्ट में कह रहे हैं draw a straight line from each wave on the left of the most appropriate speed. तो speed of light in air, speed of light in air वो हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, एयर में भी और वैक्यूम में भी. तो ये तो सीधी लाइन आ जाएगी. अच्छा, दूसरी बात ये कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो एयर में तो 333 मीटर पर सेकेंड होती है, यानी 330 या 340 मीटर पर सेकेंड होती है. लेकिन वो जब वाटर में जाती है तो 1500 मीटर पर सेकेंड होती है और 5000 मीटर पर सेकेंड होती है सॉलिड में. लेकिन सॉलिड में अगर हमारे पास जैसे स्टील है तो वो सॉलिड में बहुत ज़्यादा मेटल होता है तो उसमें और ज़्यादा स्पीडी ट्रैवल करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंस होता है और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है. बहुत ज़्यादा डेंस होता है तो उसकी वजह से जो साउंड है वो और ज़्यादा ट्रैवल करती है, तो 6000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के बराबर. तो यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देते हैं कि माइक्रोवेव, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वो भी ट्रैवल करेगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही. एयर में माइक्रोवेव हो, रेडियो वेव हो, गामा रेज हो, एक्स रेज हो, रेडियो वेव्स हों, आपके वाईफाई का सिग्नल हो, मोबाइल के सिग्नल्स हों, ये सारे के सारे ट्रैवल करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. फिर स्पीड 6000 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड है. तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड इन वैक्यूम इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. नथिंग कैन मूव मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट विच इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. और ये आपने याद करना है कि इसकी स्पीड इन एयर और वैक्यूम इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. फिर कहना द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लॉक इज़ 1.5. Use your value for the speed of light to calculate the speed of light in block. अब ब्लॉक में अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, हमारे पास एक फॉर्मूला है वो है n = sin I और sin r. ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि थीटा नहीं है तो हम लोग n यूज़ करेंगे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n हमें दिया हुआ है 1.5, तो n का जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो यूज़ होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो कि c से यूज़ होती है, या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जिसे हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ब्लॉक, जो भी ब्लॉक हो. ठीक है, या इन मीडियम कह लें. तो स्पीड ऑफ c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और v जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. मीडियम यहाँ पे ग्लास ब्लॉक है. ठीक है,
तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो है वो 3 × 10⁸ है और n की वैल्यू 1.5 है। तो 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय v को उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 1.5 विच इज़ इक्वल्स टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देख रहे हैं, कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि एक्सप्लेन व्हाट इज़ मीन बाय total internal reflection. So total internal reflection is when angle of incidence in denser medium is greater than critical angle the light ray reflects. Light ray reflects होती है, no refraction occurs. ठीक है, तो ये total internal reflection है। ठीक है, critical angle किसे कहते हैं हम लोग? ठीक है, तो critical angle है कि it is the angle of incidence. ये angle of incidence है when a refracted angle is 90 degree. तो ये डेफिनेशन हो गई क्रिटिकल एंगल की। फिर वो कह रहे हैं कि फिगर 7.1 शोज द रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर इंसिडेंट ऑन द ग्लास प्रिज्म। ये ग्लास प्रिज्म है हमारे पास। ठीक है, देन कह रहे हैं द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इट्स स्पीड इन द ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना है हमने। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है n होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n इज इक्वल्स टू c यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सॉरी। सो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर हमारे पास 3 × 10⁸ है जो कि आपको याद होनी चाहिए, और नीचे हमारे पास v आ जाएगा जो कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है। तो 2 × 10⁸ आ जाएगा। मीडियम इस टाइम ग्लास है। ठीक है, फिर इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, 3 over 2 1.5 आंसर आ जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ 1.5। नाउ कैन आई शो दैट द क्रिटिकल एंगल फॉर द ग्लास एयर बाउंड्री इज़ 42 डिग्री। अब हमारे पास दिया हुआ क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो अब हमसे वो पूछ रहे हैं क्रिटिकल एंगल बताएं। तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला हमारे पास है sin c इज इक्वल्स टू 1/m। ठीक है, अब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं sin c क्या है? क्रिटिकल एंगल इज इक्वल्स टू 1/1.5। 1.5 हमारे पास क्रिटिकल एंगल निकला है। sin c यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, sin c जो है वो एंगल है, तो साइन जब उस तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा उस पूरे को, पूरी टर्म को, पूरी वैल्यू को अपना एंगल बना लेगा और ख़ुद इन्वर्स हो जाएगा। साइन इन्वर्स 1/1.5, तो ये बराबर होगा 42 डिग्री के। आगे वो हमसे कह रहे हैं कि ऑन फिगर 7.1 ड्रॉ केयरफुली विदाउट कैलकुलेशन द कंटिन्यूएशन ऑफ द रे थ्रू द प्रिज्म एंड इनटू द एयर। ठीक है, यानी इस फिगर पे हमने बनाना है। अब रे जो है वो यहाँ से एंटर हो रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, यहाँ से एंटर हो रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और वो जाके बाउंड्री पे क्या करती है? इफेक्ट लगती है। तो ऑब्वियसली इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कम से कम इंसिडेंट एंगल जो है वो 60 डिग्री होगा। ठीक है, जो कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। तो यहाँ से ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर लेगी। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है तकरीबन 30 डिग्री। तो नॉर्मल से जो एंगल बनेगा, क्योंकि हम मेजर तो सारे एंगल्स नॉर्मल से करते हैं, तो जो नॉर्मल से एंगल बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा, क्योंकि 30 + 60 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो नॉर्मल जो है वो सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 60 + 30 90 हो जाएगा, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं फिगर 7.1 रिप्रेजेंट्स एन ऑब्जेक्ट O प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, O के नाम से ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास। देन वो कह रहे हैं कि स्टेट फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज आई। ये हमारे पास इमेज आई बन रहा है। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं फुल डिस्क्रिप्शन। तो बेटा ये सीधा बन रहा है तो अपराइट होगा, ये लेंस के दूसरी तरफ ही बन रहा है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बन रहा है, तो ऑब्वियसली ये वर्चुअल होगा। दूसरी बात ये कि ये इमेज साइज़ बड़ा है, ऑब्जेक्ट साइज़ छोटा सा है, इमेज साइज़ बहुत बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? ये मैग्नीफाइड होगा। ठीक है, देन हमें वो कह रहे हैं कि यूजिंग द लेटर्स ऑन फिगर 7.1 आइडेंटिफाई द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब क्योंकि कैलकुलेशंस तो हैं नहीं, नंबरिंग तो दी हुई नहीं है, तो फोकल लेंथ। अब हमें ये पता है कि रे जो होती है रे 1 वो पहले टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होती है
और वो स्ट्रेट होती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है, एंड देन वो गुजरती है कहाँ से, फोकल पॉइंट से। तो ये फोकल पॉइंट है हमारे पास। तो फोकल लेंथ क्या होगी हमारे पास, ठीक है, फोकल लेंथ होगी ऑप्टिकल सेंटर से लेके, ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकल पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है, तो वो हमारे पास बनेगा RS, ठीक है। देन हमारे पास वो कह रहे हैं कि ऑन फिगर 7.1 ड्रॉ एन आई सुटेबली प्लेस्ड टू व्यू द इमेज आई। तो बेटा इस पोजीशन पे कहीं भी आप बना सकते हैं, यहाँ 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 यहाँ, लेकिन बेस्ट प्लेस ये है कि आप कहाँ पर बनाएं, प्रिंसिपल एक्सिस पे ड्रॉ करें आई को। फिर वो कह रहे हैं कि फिगर 7.1 शोज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस ए, converging lens, a principal focus of the lens is at the position marked F। तो ये हमारे पास फोकल लेंथ है और ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, वो कह रहे हैं ऑन फिगर 7.2 ड्रॉ 2 रेज टू लोकेट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो रे 1 जो बनती है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल होती है बिफोर एंटरिंग द लेंस, और आफ्टर लीविंग द लेंस इज इट पासिस थ्रू द फोकल पॉइंट, ऐसे, ठीक है। और दूसरी रे जो होती है, रे 2 जो होती है, वो नेवर बेंड्स, स्टार्ट्स फ्रॉम द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड पासिस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, इट नेवर बेंड्स, ऐसे। तो दोनों जहाँ मीट कर रही हैं वहाँ इमेज बन जाएगा। तो ये हमारे पास इमेज ड्रॉ हो गया है, ठीक है, दिस वन इज़ इमेज, ठीक है। अब हमारे पास वो दूसरी में कह रहे हैं कि ऑन फिगर 7.2 ड्रॉ वन अदर रे फ्रॉम द अपर टिप ऑफ द ओ टू द इमेज। तो तीसरी रे जो है वो कैसे बनेगी, वो फोकल पॉइंट से गुजरेगी बिफोर द लेंस एंड आफ्टर द लेंस इट विल बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फिर दोबारा गौर कीजिएगा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट पासिस थ्रू द फोकल पॉइंट बिफोर एंटरिंग द लेंस एंड विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर लीविंग द लेंस। तो फोकल पॉइंट हम ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास फोकल पॉइंट हो जाएगा। दिस वन विल बी द फोकल पॉइंट, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जितना डिस्टेंस होगा उतना ही यहाँ तक डिस्टेंस होगा फोकल पॉइंट का। तो हमने फोकल पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और फिर हमने रे ड्रॉ की जो कि फोकल पॉइंट से गुजर रही है बिफोर एंटरिंग द लेंस, और फिर वो लीव कर रही है लेंस को, बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस। तो ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल हो गई और ये हमारे पास थर्ड रे भी ड्रॉ हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ऑफ ग्लास इन एयर इज़ 1.5। तो ग्लास में इसका एन यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। कह रहे हैं स्टेट द इक्वेशन, स्टेट करनी है आपने इक्वेशन बनानी है आपने, दैट रिलेट्स द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर VA कहा गया है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, एक ही होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, याद रखनी है आपने। द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज़ VG, ठीक है, एन इन तीनों के हवाले से फॉर्मूला बनाना है हम लोगों ने, इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन क्या बनता है, n = स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, और वो मीडियम यहाँ पे ग्लास है, यही आगे यूज़ होगा। खैर, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो हमारे पास यही फॉर्मूला यूज़ होगा, VG = स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸, और n जो है वो हमारे पास नीचे ले आए हम लोग तो 1.5 हो जाएगा। सो 1.5 पहले था, हम VG नीचे ले आए, ठीक है, देन ये इसका आंसर आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड सॉल्व करने के बाद। फिर वो कह रहे हैं लाइट ट्रैवलिंग इन ग्लास स्ट्राइक्स द एज ऑफ द ग्लास, figure 6.1 shows a ray of light at an angle of 41 degree to the normal, ठीक है, ये 41 डिग्री बना रहा है तो ऑब्वियसली ये रिफ्रैक्ट कर जाएगा क्योंकि ये डेंसर से एरर में जा रहा है, तो ये बेंड हो जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होगा, ठीक है। द लाइट पासिस फ्रॉम द ग्लास इनटू द एयर, कैलकुलेट द एंगल दैट द रे मेक्स विद द नॉर्मल इन एयर। अब क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है इसलिए आपके पास जो फॉर्मूला है n = sin I और sin I जो है वो हमेशा बड़ा होता है और sin R हमेशा छोटा होता है, ये बात याद रखिएगा। तो sin I हम रिवर्सल ऑफ लाइट ले लेंगे, हम ये कहेंगे लाइट एयर से आ रही है ग्लास में, रिवर्सल ऑफ लाइट ले लेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमने मालूम करना है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा, और जो 41 दिया हुआ है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा। तो n की वैल्यू 1.5 है, sin I हम मालूम करेंगे
और साइन आर जो कि छोटा है तो नीचे आ रहा है, पहले ये है तो एक्चुअल में इंसिडेंट एंगल, लेकिन रिवर्सल ऑफ लाइट ले लेंगे तो ये बन जाएगा रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, तो 41 लेंगे और फिर इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे पूरा कंप्लीट, तो 80 डिग्री हमारे पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि साइन की वैल्यू हम लोगों ने मालूम करनी होगी। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि स्टेट व्हाट हैपन्स टू द लाइट दैट स्ट्राइक्स द एज ऑफ द ग्लास एट एन एंगल ऑफ एन एंगल टू द नॉर्मल मच लार्जर देन 41 डिग्री। 41 डिग्री से बहुत बड़ा है। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, क्यों? क्योंकि ये इंसिडेंट रे है, इसका एंगल क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। क्योंकि और ये मेंशन करेंगे कि थीटा आई बराबर है थीटा आर के, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं वही पुराना वाला क्वेश्चन, डिस्क्राइब वन एग्जांपल ऑफ हाउ ऑप्टिकल फाइबर आर यूज्ड इन मेडिसिन। तो हम ये कहेंगे लाइट गोज इन बोथ डायरेक्शन इनटू और आउट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। सो एज कैमरा फॉर एंडोस्कोप, हम इसको हम एज ए कैमरा यूज़ कर सकते हैं, कैमरा लगा सकते हैं फॉर एंडोस्कोपी टू किल कैंसरियस सेल बाय अप्लाइंग हीट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं ग्लास converging lens is used as a magnifying glass to observe a red ant. Figure 6.1 shows the lens, the principal axis and the two principal focuses f1 and f2. Principal axis ये है हमारे पास, ठीक है, and ये f1 है हमारे पास, ये f2 है, focal point 1, focal point 2. On figure 6.1 mark a point on the principal axis labeled A to indicate a suitable position for ant. क्यों एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ कर रहे हैं, यानी बड़ा इमेज आना चाहिए। तो बड़ा इमेज हमेशा तब आता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट विद इन द फोकल लेंथ रखी हुई होती है। फोकल लेंथ होती है ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकल पॉइंट तक का डिस्टेंस जो होता है वो फोकल लेंथ होता है। तो इसका मतलब है एंट कुछ यहाँ पर पड़ी हुई और वो हमने ड्रॉ करनी है कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सेस पे। सही है, तो ये ए है हमारे पास एंट, उन्होंने कहा है कि इसको मेंशन कर दें। ठीक है, फिर कह रहे हैं ऑन फिगर 6.1 मार्क अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस लेबल्ड ई टू इंडिकेट सुटेबल पोजीशन फॉर द ऑब्जर्वर आई। तो आई यहाँ पर कहीं भी आप रख लें, ई यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक साइड पे अगर ऑब्जेक्ट है लेंस के तो दूसरी साइड पे आई होगी और थोड़ी सी दूर होगी। क्लियर? तो कोई भी आई की पोजीशन हो सकती है इन तीनों में से। फिर कह रहे हैं टिक वन ऑफ द बॉक्सेस टू इंडिकेट वेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस द इमेज ऑफ द एंट इज़ लोकेटेड। देखें, जब ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा करीब होती है, सपोज़ यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है, तो वो कुछ यूँ इमेज बनाएगी, फोकल पॉइंट से होके गुजरेगा। ठीक है, फोकल पॉइंट से होके गुजरेगी लाइन। ठीक, तो दूसरी रे जो है वो कहाँ से होके गुजरती है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरती है। इन दोनों को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो ये दोनों कहीं यहाँ जाके मीट करेंगी, कुछ इस पोजीशन पे जाके मीट करेंगी। ठीक है, और ये हमारे पास इमेज ड्रॉ हो जाएगा। तो वो इमेज एफ से भी ज़्यादा दूर बन रहा है, सो इसलिए क्या कहेंगे, लोकेट टू द लेफ़्ट ऑफ F1। F1 से भी लेफ़्ट पे इमेज ड्रॉ होगा। देन कह रहे हैं underline two words in the list that describes the image produced by the magnifying glass। magnifying glass कैसा इमेज बनाता है? तो बेटा ये देखें, ये इमेज बना है मैग्नीफाइंग ग्लास से। पहली बात, ये बहुत बड़ा है तो मैग्नीफाइड हुआ ये। ठीक है, दूसरी बात ये कि ये जो है सीधा बना हुआ है, उल्टा तो नहीं बना है। जब ये सीधा बनता है तो इसे हम कहते हैं अपराइट। ठीक है, और ये जिस तरफ ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है उसी तरफ लेंस के इस तरफ ऑब्जेक्ट है, लेंस के इस ही तरफ लेफ़्ट पे ऑब्जेक्ट है, लेफ़्ट पे ही इमेज बन रहा है। तो हम ये कहेंगे कि ये वर्चुअल इमेज है। रियल इमेज में एक तरफ ऑब्जेक्ट होती है तो दूसरी तरफ इमेज बनता है। समझ गए? तो ये क्या है, वर्चुअल है। ठीक है, तो कह रहे हैं 2 words 2 words हमने कर दी। डिमिनिश्ड नहीं है, क्योंकि डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, इमेज जो है वो छोटा बने, तो इमेज बड़ा बना। इन्वर्टेड मतलब उल्टा बने, लाइक दिस। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ी हुई और इमेज यहाँ पे बन रहा है उल्टा, इस पोजीशन पे उल्टा बन रहा है, तो हम कहेंगे कि ये इन्वर्टेड है। रियल तब होगा जब एक तरफ ऑब्जेक्ट हो दूसरी तरफ इमेज हो, लेकिन उसी तरफ ऑब्जेक्ट है जिस तरफ इमेज है, तो ये वर्चुअल होगा। क्लियर? देन वो कह रहे हैं कि द रेड लाइट फ्रॉम एंट passes into the glass, into the lens। ठीक है, as the light enters the lens state what happens to its wavelength। अब देखें,
लाइट एंटर हो रही है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ठीक है। जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। स्पीड कम होने का मतलब क्या है, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा हमारे पास फॉर्मूला है। v कम हो गई तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वेवलेंथ के। स्पीड कम होगी तो वेवलेंथ शॉर्टर हो जाएगी, स्पीड बढ़ेगी तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर क्योंकि ग्लास में एंटर हो रही है, ग्लास में एंटर होने से उसकी स्पीड कम हो जाती है, डेंसर मीडियम में आ रही है, तो लाइट जब भी रेयर मीडियम से या लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो यहाँ पर वेवलेंथ शॉर्टर हो जाएगी, ठीक है। देन इट्स फ्रीक्वेंसी मीडियम चेंज होता है तो सेम रहती है, क्यों, क्योंकि अगर रेड लाइट एंटर हो रही है तो रेड लाइट ही बाहर आती है, ब्लू बाहर नहीं आती, ठीक है। ग्लास के अंदर अगर वो ट्रैवल कर रही है, एयर से ग्लास में एंटर हुई रेड लाइट, तो वो रेड लाइट ही निकलती है, क्यों, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। देन वो कह रहे हैं स्टेट हाउ द वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट लाइट इन एयर डिफर्स फ्रॉम द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट। अब देखें वॉयलेट जो होता है हमारे पास, वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी हायर होती है वेव फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड की फ्रीक्वेंसी लेसर होती है, ठीक है, और हायर होती है किसकी, वॉयलेट की। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेड की वेवलेंथ लॉन्गर होती है, ठीक है, और क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी तो वेवलेंथ छोटी होगी। अब इसकी फ्रीक्वेंसी हायर है तो वेवलेंथ और भी छोटी होगी, ठीक है। तो इसकी लेसर होगी वेवलेंथ और इसकी लॉन्गर होगी वेवलेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि लॉन्गर है वेवलेंथ ऑफ रेड इज़ लॉन्गर देन वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि फिगर 7.1 शोज अ कॉन्वेक्स लेंस बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे यूज़ हो रहा है। गौर से देखें, एक ही तरफ ऑब्जेक्ट है और उसी तरफ इमेज बन रहा है, ऐसा ही है। और इमेज जो है वो बड़ा साइज़ में है और ऑब्जेक्ट छोटे साइज़ में है। और दूसरा ये वर्चुअल है, एक तो बात ये वर्चुअल है, अपराइट है, और तीसरी बात ये क्या है, मैग्नीफाइड है, ठीक है, मैग्नीफाइड है। अब हम यहाँ पर ये कहते हैं पिक 3 टेक्स, डिमिनिश्ड है नहीं, इनलार्ज्ड है यस, द इमेज इज इन्वर्टेड है नहीं, रियल है नहीं, सेम इन साइज है नहीं, अपराइट है यस, वर्चुअल है यस। तो 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया। फिर वो कह रहे हैं ऑन फिगर 7.1 मार्क लेटर ई टू इंडिकेट पॉसिबल पोजीशन फॉर एन आई टू बी प्लेस टू ऑब्जर्व इमेज। तो यहाँ पर कहीं भी आप ड्रॉ कर दें, इसको इस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सेस पे कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, ई ड्रॉ कर दें। यहाँ पर आई पोजीशन करेंगे इमेज देखने के लिए, क्योंकि एक तरफ लेंस होगा, एक तरफ ऑब्जेक्ट होगी, दूसरी तरफ आई होगी, ठीक है। लेंस के एक तरफ ऑब्जेक्ट, लेंस के दूसरी तरफ आई। नाउ स्टेट एन एप्लीकेशन इन विच ए कॉन्वेक्स लेंस इज़ यूज्ड इन दिस वे। तो हम लोग कहते हैं कि मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज़ होता है ये, ठीक है। दूसरी बात, मैग्नीफाइंग ग्लास के अलावा ये आई पीस होता है किसका, आई पीस ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप का ये क्या होता है, आई पीस होता है। ये यूज़ होता है बाइनोक्यूलर्स में यूज़ होता है। दूसरा ये यूज़ होता है टेलीस्कोप में। तो इसमें से कोई भी एक एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं। फिर कह रहे हैं इन द स्पेस बिलो ड्रॉ अ रे डायग्राम टू लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर। हाइट क्या होनी चाहिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देन कह रहे हैं प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस से 5 सेंटीमीटर दूर है। ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। तो हम एक प्रिंसिपल एक्सेस बनाते हैं, एक लेंस बनाते हैं। सपोज़ ये लेंस है हमारे पास, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर है 2 सेंटीमीटर पे, ये हम कहते हैं 2 सेंटीमीटर पे फोकल पॉइंट है, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर पे हमारे पास क्या बन रहा है, 3 सेंटीमीटर पे यानी इससे 3 सेंटीमीटर, टोटल 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है, सपोज़ 1 सेंटीमीटर की है, तो 1 सेंटीमीटर तकरीबन इतनी बड़ी हो जाएगी। अब रे डायग्राम बनानी है हम लोगों ने, रे डायग्राम बनाएंगे। अच्छा, जितनी दूर फोकल पॉइंट यहाँ पे बनेगा उतनी ही दूर फोकल पॉइंट यहाँ पे भी बनेगा, ये एफ है, ठीक है। रे 1 विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस बिफोर एंटरिंग द लेंस, तो ये मिड लाइन होगी इसकी। आफ्टर लीविंग द लेंस इट पासेस थ्रू फोकल पॉइंट, ठीक है। दूसरी रे नेवर बेंड्स, इट पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, याद रखिएगा।
यहाँ पर हमारे पास इमेज बन जाएगा। अब ये इमेज जो है ये छोटा है किससे, ऑब्जेक्ट से।